एक करोड़पति इंसान ने एक दुकान से कुछ खाने को मांगा, लेकिन वहां खड़े एक बच्चे ने उसे ये कहकर खाने से रोक दिया कि ये आपके लिए नहीं है। तो फिर जो हुआ, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ना वो बच्चा जानता था और ना ही वो अमीर आदमी, कि वह खाने की चीज एक परिवार की कहानी को बदल कर रख देगी। एक ऐसी सच्ची घटना जो रूह को झकझोर कर रख देगी। आखिरकार क्या हुआ था उस दिन, और क्यों उस बच्चे ने उस करोड़पति इंसान को खाने से रोक दिया था? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और साथ ही वीडियो पर लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है राजस्थान के जोधपुर शहर की, जहां सुबह सुबह शहर के एक कोने में एक पुरानी सी चाय और ब्रेड पकौड़े की दुकान पर एक 10 साल का बच्चा बैठा हुआ था। कपड़ों पर हल्की सी धूल थी और चेहरे पर मासूमियत थी, और आंखों में कुछ ऐसा राज था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। दुकानदार फिलहाल कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए बच्चा वहां पे अकेले बैठा हुआ था। तभी एक सफेद कार से एक नौजवान उतरा। एक सादा मगर बेहद सभ्य और सलीकेदार नौजवान। उसका नाम था अंगद गुप्ता। उम्र लगभग 28 साल। पहनावे से कोई बड़ा अफसर या बिजनेसमैन लग रहा था, लेकिन चेहरे पर अकड़ बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक अपनापन और शांति झलक रही थी। वो अक्सर छोटे स्टॉल से खाना खाना पसंद करता था, क्योंकि उसे लगता था कि जब हम छोटे दुकानदारों से कुछ खरीदते हैं तो सिर्फ खाना नहीं, किसी की उम्मीदें भी बचाते हैं। अंगद ने इधर उधर देखा और उस छोटी सी स्टॉल पर जाकर पूछ लिया, यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? पीछे की तरफ से एक आवाज आई, अंकल कुछ सामान लेने गए हैं, आप चाहें तो इंतजार कर सकते हैं। अंगद मुस्कुराया, क्योंकि ये नन्हा राजू बोल रहा था। अंगद बोला, बिल्कुल बेटा, पर मुझे बहुत भूख लगी है। फिर कुछ पल रुककर धीमी आवाज में बोला, क्या ब्रेड पकोड़े मिल सकते हैं? बच्चे ने कहा, साहब, आप मत खाइए, ये ब्रेड पकोड़े आपके लिए नहीं है। अंगद थोड़ी देर बाद चौंक गया था। हैरानी से उसने पूछा, और वह उसकी तरफ देखने भी लगा था, क्यों बेटा, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? बच्चा कुछ नहीं बोला। अंगद उसके पास जमीन पर ही बैठ गया और बहुत नरमी से बोला, बेटा, क्या बात है? क्या इन पकौड़ों में कुछ खराबी है? वह बोला, साफ खराब नहीं है, पर अगर आपने खा लिए तो आज मैं और मेरी छोटी बहन शायद भूखे ही रह जाएंगे। ये सुनते ही अंगद जैसे सुन्न हो गया। दिल एकदम से कांप उठा उसका। बेटा, तुम कौन हो? क्या यह दुकान तुम्हारे पापा की है? बच्चा थोड़ी देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, नहीं अंकल, यह दुकान तो एक अंकल की है। वह हमें रोज शाम को जो भी खाने को बच जाता है वह खाने को दे देते हैं। मेरे पापा अब कहीं काम नहीं करते। मम्मी को कैंसर था, वो 1 साल पहले चल बसी थी। पापा मम्मी के बाद बहुत बदल गए हैं। अब ज्यादातर टाइम शराब पीते हैं और कई कई दिन तो घर भी नहीं आते। मैं और मेरी बहन रीना बस ऐसे ही दिन काट रहे हैं। स्कूल भी छूट गया है, पर क्या करे, उसे भूख बहुत लगती है। छोटी है ना। इतना कहते कहते बच्चे की आवाज भर आई, और उसकी आंखें भी पूरी तरह भीग गई थी। अब अंगद की आंखें भी नम हो चुकी थी। उसने जेब से रुमाल निकाला और आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा, सबसे पहले तो ये ब्रेड पकोड़े तुम खाओ, और तुम्हारी बहन को भी इसे खाना चाहिए। दुकानदार आएगा तो पैसे मैं दे दूंगा। बच्चा मना करता रहा, नहीं साहब, अंकल वैसे ही हमें दे देते हैं, आप क्यों खर्च करोगे? लेकिन अंगद ने कहा, बेटा, भगवान ने मुझे इसी दिन के लिए थोड़ा ज्यादा दिया है, ताकि मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। इतने में वो लड़की भी वहां आ गई। छोटी, दुबली पतली सी, पाँव में टूटी चप्पल और गले में एक पुरानी सी माला थी। उसका नाम था रीना। राजू ने मुस्कुराकर उसे ब्रेड पकौड़ा दे दिया।
जैसे कोई खजाना मिल गया हो। कुछ देर बाद अंकल भी वहां आ गए और सारा माजरा समझने पर जब उन्हें अंगद की मंशा और बच्चों की हालत का पता चला तो वह खुद भी कुछ देर शांत खड़े रहे और उन्होंने बाद में कहा, साहब, जब तक मेरे पास ब्रेड पकौड़ा रहेगा ये बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, मदद आपकी जैसी कोई नहीं कर सकता। अंगद ने अपने बटुए से 5,000 रुपए निकालकर दुकान में रख दिए और कहा, यह सिर्फ इन बच्चों के लिए ही नहीं, उन सभी बच्चों के लिए हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं पर बोलते कुछ नहीं। लेकिन फिर अंगद को न जाने ऐसा क्या हुआ जो इन बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अंगद का दिल इन्हें देखकर बहुत बेचैन हो चुका था। उस बच्चे की मासूमियत, उसकी भूख, उसकी आंखों की चुप्पी, सब कुछ उसे भीतर से झकझोर चुका था। उसने दुकान वाले अंकल जी से धीमे स्वर में कहा, क्या आप मुझे इन बच्चों के घर तक ले जा सकते हैं? वे थोड़ा चौंके और बोले, साहब, घर तो कहने को है, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं तो चलिए, मैं दिखा देता हूं। वे सभी धीरे धीरे उस तंग गली की ओर बढ़ चले जहां बच्चे रहा करते थे। सड़क की दोनों ओर झोपड़ियां थी, पुराने बोरे और मिट्टी की दीवारें, और उन्हीं के बीच एक टूटी सी झोपड़ी के सामने जाकर बच्चे रुक गए। अंगद ने जब उस झोपड़ी के अंदर झांका तो उसके कदम जैसे जम से गए। ना कोई बिस्तर, ना ढंग की चादर, ना बिजली और ना पंखा, बस एक मिट्टी का चूल्हा और दीवार के सहारे टिका कर रखी गई दो खाली स्टील की प्लेटें। अंगद को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निचोड़ लिया। वह एक पल को अंदर तो गया, पर उसने देखा कि जमीन पर पड़ी एक बोरी ही बच्चों का बिस्तर थी और कुछ टूटी किताबें एक कोने में सिमटी पड़ी थी। उसने खुद से कहा, आज मैं चुप रहा तो मेरा इंसान होना अधूरा रह जाएगा। तभी बगल की झोपड़ी से एक वृद्धा निकल चुकी थी। उसकी झुकी कमर, सफेद बाल और आंखों में ममता का समंदर लिए वह बोली, बाबूजी, आप इनके लिए आए हैं क्या? मैं जानती हूं इन बच्चों का क्या हाल है। इनकी माँ मेरी बहन जैसी थी। जब तक जिंदा थी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से ऊपर वाला उन्हें ले गया ये बच्चे जैसे अनाथ से हो गए हैं। इनका बाप अब शराब में पूरी तरह डूब चुका है। कई बार तो रात रात भर नहीं आता। अंगद ने उस वृद्धा के हाथ को पकड़कर कहा, अम्मा, क्या आप इन बच्चों की देखभाल कर सकती है? मैं आपको हर महीने जरूरी मदद करूंगा। बस इतना भरोसा दिलाइए कि ये बच्चे अब भूखे न सो पाए। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, बेटा, बच्चों को पालने के लिए रिश्ता नहीं, ममता चाहिए होती है, और वो मेरे पास है। मैं इन बच्चों को अपने पोते पोती समान पाल लूंगी। फिर भी अंगद ने जेब से 10,000 रुपए निकाले और अम्मा को दे दिए। अम्मा, ये सब कुछ शुरुआती मदद है। स्कूल की फीस, कपड़े, खाना, ये सब कुछ मैं देखूंगा। हर हफ्ते आकर मिलूंगा और इनका भविष्य मैं बदल कर रहूंगा। अंगद ने उसी दिन कुछ कपड़े, एक टेबल, एक पंखा और एक सोलर लाइट की व्यवस्था कर दी और जाते जाते वह उन दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखकर बोला, तुम दोनों को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी भूख, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा भविष्य अब मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे उसे जाते हुए देख रहे थे तो रीना धीमे से फुसफुसाई, भैया, वो फरिश्ते कैसे होते हैं? भैया ने जवाब दिया, शायद ऐसे ही होते हैं। अब वहीं खड़े खड़े उस तंग गली के उस कोने में एक नई सुबह ने जन्म लिया था। बिना सूरज की पूरी रोशनी के साथ 3 दिन बीत चुके थे। दोनों भाई बहन अब अम्मा के साथ ही रहने वाले थे। सुबह शाम स्कूल जाने का टाइम फिक्स हो गया था। शाम को पढ़ाई करते और अब उनके चेहरे पर वो मासूम सी मुस्कान लौट आई थी जो कभी बहुत देर तक खो चुकी थी। घर में अब उजाला था, सिर्फ बिजली की लाइट से नहीं, बल्कि उम्मीद के उजाले से, प्यार के उजाले से।
और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। फिर एक शाम को झोपड़ी के बाहर किसी के डगमगाते कदमों की आवाज आई। अम्मा ने दरवाजा खोला। सामने वही था राजू और रीना का पिता जगदीश। चेहरे पर थकान, कपड़ों पर धूल, आंखों में झिझक और झुकी हुई गर्दन। जगदीश नशे में तो नहीं था, लेकिन वह नशे के असर से पूरा टूटा हुआ इंसान जरूर लग रहा था। उसने धीरे से पूछा, बच्चे कहाँ हैं? रीना दरवाजे के पीछे से निकलकर आई और पहली बार उसके होठों पर डर की जगह एक सुकून सा था। जगदीश ने झोपड़ी के अंदर झांका और जो उसने देखा वो उसकी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। घर में सोलर लाइट जल रही थी, टेबल पर किताबें रखी थी और बच्चों के पास नए नए बैग थे। अम्मा उन्हें पढ़ाई करा रही थी। उसकी आंखें भर आई, उसके गालों पर आंसू बहने लगे और वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसने कहा, ये सब कैसे हुआ अम्मा? अम्मा धीरे से बोली, एक फरिश्ता आया था। बेटा, तुम्हारे बच्चों को भगवान ने किसी नेक दिल इंसान से मिला दिया है। जगदीश कुछ नहीं बोला, बस अपनी आंखें मूंद ली और फिर कांपती आवाज में बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की है अम्मा। पत्नी के जाने का दुख तो था, पर मैंने बच्चों से भी मुंह मोड़ लिया। शराब में वह सब कुछ डुबो दिया। क्या अब भी कुछ बचा है सुधारने को? अम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जितनी जिंदगी बची है उतनी बहुत है। अगर तुम चाहो तो फिर से ही बाप बन सकते हो और बहुत सच्चा बाप बन सकते हो। जगदीश ने उसी पल एक वादा किया कि आज से ही वह शराब को हाथ नहीं लगाएगा। वह खुद मजदूरी करेगा, ईमानदारी से कमाएगा और बच्चों को खुद ही संभालेगा। वो अगले ही दिन सवेरे सवेरे पास के निर्माण स्थल पर काम ढूंढने निकल गया। काम कम था, मजदूरी थोड़ी थी, पर मेहनत उसे सच्ची ही करनी थी। हर रोज शाम को जब वो घर लौटता तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाता था। एक चॉकलेट, एक पेन या रीना के लिए छोटी सी रबर। कभी उनका होमवर्क देखता, कभी उनके पैरों की धूल साफ करता। वह अब फिर से पिता बनने की कोशिश कर रहा था। 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में बहुत कुछ बदल चुका था। राजू और रीना अब रोज स्कूल जाते थे। उनके कपड़े साफ होते थे और टिफिन में अम्मा के हाथों से बना खाना होता था। और सबसे बड़ी बात, उनके पिता जगदीश अब हर सुबह मजदूरी पर जाया करते थे। उनके हाथों में भी छाले हो गए थे, बदन पर थकावट हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में शराब की बोतल नहीं, बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने की चमक थी। हर दिन वो सुबह सबसे पहले भगवान के सामने सिर झुकाता और फिर अपने काम पर जाता था। फिर आया वो दिन जिस दिन अंगद गुप्ता दोबारा उस गली में पहुंचा। उसके साथ एक बैग था। उसमें बच्चों के लिए किताबें थी, दो नई वर्दियां और कुछ जरूरी चीजें थी। लेकिन जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह खुद कुछ पल के लिए वहीं थम गया। झोपड़ी के बाहर जगदीश बैठा था, मिट्टी से सने हाथ, माथे पर पसीना और पास में रखा हुआ एक छोटा सा दोपहर का खाना। राजू पास में बैठा होमवर्क कर रहा था और रीना जगदीश के कंधे से लिपटी हुई थी। अंगद कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीमे से आवाज दी, जगदीश जी। जगदीश जी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह एकदम से खड़ा हो गया और शर्मा कर झिझकते हुए बोला, साहब, आपने इतने दिन बाद भी याद रखा। अंगद मुस्कुराया और बोला, याद नहीं रखा, बस कुछ दिन के लिए थोड़ा छोड़ रखा था। मैं देखना चाहता था कि आपने वादा निभाया है या फिर नहीं। जगदीश ने आंखों में नमी लिए जवाब दिया, साहब, मैं आज खुद को इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं और यह सब सिर्फ आपकी वजह से है। अगर उस दिन आपने राजू की बात नहीं सुनी होती तो शायद आज मैं भी कहीं नशे में पड़ा होता और मेरे बच्चे कहीं फुटपाथ पर खेल रहे होते। इतना कहकर वो अंगद के पैरों में झुकने लगा।
लेकिन अंगद ने फौरन उसे थाम लिया। नहीं जगदीश जी, आप अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा काम है। मैं बस एक जरिया था। असली बदलाव आपने खुद किया है। अंगद ने राजू के सिर पर हाथ रखा और रीना को गोद में उठाया और कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अब एक मजबूत पिता है और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे साथ भी हूं। उस दिन के बाद पहली बार जगदीश खुलकर मुस्कुराया था और उसकी मुस्कान में पछतावा बिल्कुल नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान था। वक्त बीतता गया। गली की वह टूटी फूटी झोपड़ी अब भी वही थी, लेकिन उसके अंदर रहने वाले लोग अब बिल्कुल बदल चुके थे। जगदीश अब हर सुबह 5 बजे उठकर काम पर निकल जाता था। वो थकता था, लेकिन अब शिकायत नहीं करता था, क्योंकि अब उसे थकान में भी अपने बच्चों के सपनों की चमक दिखाई देती थी। रीना स्कूल में तेजी से आगे बढ़ रही थी और राजू अब इंटर कॉलेज में पहुंच चुका था। सिर्फ पढ़ाई नहीं, अब उसकी आंखों में एक सपना भी था कि मैं बड़ा होकर उन बच्चों के लिए काम करूंगा जो कभी किसी को कह नहीं पाती कि उन्हें भूख लगी है। इसी दौरान कॉलेज में एक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया कि हर विद्यार्थी को मंच पर आकर अपनी जिंदगी की एक कहानी साझा करनी होगी। जब राजू का नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल शांत सा हो गया था। वह मंच पर पहुंचा, हाथ में माइक लिया और कुछ पल आंखें बंद रखी और फिर बोला, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं। मैं उस गली से हूं जहां हर तीसरे घर में भूख और अंधेरा एक साथ बैठते हैं। मैं वही बच्चा हूं जो एक दिन ब्रेड पकोड़े की दुकान पर बैठा हुआ था और एक अमीर आदमी से कहा था, साहब ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि उस दिन अगर वह ब्रेड पकोड़े बिक जाते तो मेरी बहन भूखी सो जाती। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने फिर कहा, मेरी माँ की मौत ने मेरे पिता को तोड़ कर रख दिया था और उसकी टूटन ने हमें लगभग बर्बाद कर दिया था। लेकिन एक अनजान इंसान जब एक फरिश्ता बनकर आया, उसने सिर्फ हमें खाना नहीं दिया, हमें जीने की वजह दे दी। आज मैं जिस मंच पर खड़ा हूं वो सिर्फ मेरी मेहनत का नहीं, उस इंसान की संवेदनशीलता का फल है। अगर वह ना होता तो शायद मैं जेब काट रहा होता या सड़क पर पड़ा होता। मैं जानता हूं कि यह दुनिया सबको एक जैसी नहीं मिलती, लेकिन अगर एक इंसान एक भूखे बच्चे को देख ले तो शायद एक कहानी जरूर बदल सकती है। इतना कहकर राजू की आवाज रुक सी गई। भीगी आंखों से उसने कहा, धन्यवाद उस फरिश्ते को और मेरी अम्मा को भी, जिन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था और उस भीड़ में कहीं पीछे खड़ा एक शख्स, अंगद गुप्ता, अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था। दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती। कभी कभी वह हालात की, मजबूरी की और समाज की आंख मूंद लेने वाली बेरुखी की भी होती है। और अगर इस दुनिया में कोई सच्चा फरिश्ता है तो वह वो इंसान होता है जो भूखे को खाना, बेसहारे को सहारा और टूटे हुए दिल को फिर से जीने का हौसला देता है। अब एक सवाल आप सभी से, अगर आप अंगद की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी किसी अनजाने मासूम की तकलीफ को महसूस कर पाते? क्या आप भी आगे बढ़कर किसी की जिंदगी बदलने की हिम्मत दिखा पाते? या फिर आप भी दुनिया की तरह सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देते? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपका जवाब शायद किसी और के अंदर सोई इंसानियत को जगा दें। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।